हाय व्यूअर्स, नेटफ्लिक्स एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म जो चिल करने के लिए बनाया गया है और अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए। एक समय था जब हमें एक एपिसोड के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ता था और एक आज का दौर है जहां हम यह सोचते हैं क्या हमारी पूरी सीरीज एक रात में खत्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में नेटफ्लिक्स ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक डीवीडी रेंटल कंपनी से लेकर ग्लोबल स्ट्रीमिंग जॉइंट बनने की यह कहानी इनोवेशन, डेटा एनालिटिक्स और बोल्ड फैसलों की है। कभी सोचा है एक डीवीडी रेंट करने वाली छोटी सी कंपनी ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट का रूप ले लिया। यह कहानी है नेटफ्लिक्स की, जिसका सफर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं, विजन, रिस्क और साथ ही साथ रेवोल्यूशन का भी है। 1997 में कैलिफोर्निया के एक गराज से स्टार्ट हुई थी। जब दुनिया ब्लॉकबस्टर स्टोर्स में लाइन लगाती थी, नेटफ्लिक्स ने कहा क्यों ना मूवी को मेल बॉक्स तक लाया जाए। नेटफ्लिक्स की स्थापना 1997 में कैलिफोर्निया में रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेंडोल्फ द्वारा हुई थी। मौजूदा समय में रीड हेस्टिंग नेटफ्लिक्स के सीईओ और को फाउंडर हैं। इन्होंने 29 अगस्त 1997 में कैलिफोर्निया के स्कॉट वैली में अपने दोस्त मार्क रेंडोल्फ के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स को स्टार्ट किया था, जिसकी स्थापना केवल 30 एम्प्लॉइज एंड $25 लाख इन्वेस्ट कर हुई थी। पहले के जमाने में हम लोग फ्राइडे जब न्यू मूवी रिलीज होती थी उस दिन का इंतजार बहुत बेसब्री से करते थे, परंतु आज हम लोग अपने कोजी बेड में आराम से लेट कर मूवी को एंजॉय करते हैं। आजकल इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, इतने मूवीज और सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है कि हमारा टाइम कम पड़ जाता है देखने के लिए और हम अपनी छुट्टियों का वेट करते हैं ताकि अपनी सारे सीरीज मूवीज आसानी से कंप्लीट कर सकें। नेटफ्लिक्स की नई सोच, नो लेट फीस एंड डीवीडीज बाय मेल ने लोगों को काफी अट्रैक्ट किया। तो बात उन दिनों की है जब 1997 में रीड हेस्टिंग ने एक वीडियो स्टोर से एक फिल्म की कैसेट किराए पे ली थी जिसका नाम अपोलो 13 था, जिसे वो समय पे लौटाना भूल गए थे और उन्हें लगभग 6 हफ्ते बाद उसे लौटाने का ख्याल आया, जिसके कारण उन्हें $40 की लेट फीस चुकानी पड़ी थी। और तभी एक दिन की बात है जब वह जिम में अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे तो उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि जिम का रेवेन्यू मॉडल तो काफी अच्छा है। यह तो एक बार में ही पूरे मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर जितना चाहे उतनी देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहीं से उन्हें यह आइडिया आया कि क्यों ना फिल्मों के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां महीने भर का सब्सक्रिप्शन लेकर लोग आसानी से मूवी, सीरीज जैसे पसंदीदा चीजों का लुत्फ उठा सके, जितनी चाहे उतनी फिल्में एंड वीडियो देख सके। फिर उन्होंने अपनी इस यूनिक आइडिया को अपने फ्रेंड मार्क रेंडोल्फ के साथ शेयर किया। फाइनली दोनों ने यह डिसाइड किया कि वह ऑनलाइन डीवीडी रेंट पे देना स्टार्ट करेंगे। उन्हें नेटफ्लिक्स का आइडिया आया। जिस कस्टमर से जैसी डिमांड आती वैसी डीवीडीज की डिलीवरी होने लगी। यहाँ तक कि खुद के भी कुछ कंटेंट सीरीज बनाई जिसे काफी पसंद किया गया। स्टार्टिंग में नेटफ्लिक्स डीवीडीज रेंट पे देते थे, फिर सितंबर 1999 में कंपनी ने मंथली सब्सक्रिप्शन का मॉडल अडॉप्ट किया। आज के जमाने में सब लोग नेटफ्लिक्स से भली भांति परिचित है। भारत में इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ है, तब से लोग नेटफ्लिक्स जैसे बहुत सारे ऐप से रूबरू हुए हैं जहां पे सब्सक्रिप्शन लेकर बिना एडवर्टीजमेंट के फिल्म्स एंड वीडियो देखे जाते हैं। आज नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वीडियो सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में नेटफ्लिक्स की सफलता के लिए रिलायंस जियो को सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। जहां दुनिया के तमाम देश इंटरनेट डेटा को सस्ता करने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, वहीं भारत में रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी अपने देश के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए $40 अरब का खर्च तक कर डाला। परंतु नेटफ्लिक्स के आने से पहले सिमिलर एक कंपनी थी ब्लॉकबस्टर, जिसका टर्नओवर $1 बिलियन था, परंतु नेटफ्लिक्स जैसे स्टार्टअप के आते ही उसका नामो निशान मिट गया। वैसे तो ब्लॉकबस्टर 1997 से पहले मार्केट लीडर हुआ करती थी। ब्लॉकबस्टर 1985 में डेविड कॉजल और जॉन एंजेलोस द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर डालास, टेक्सास में था। यह कंपनी फिल्म्स एंड वीडियो गेम्स की रेंटल सीरीज देते थे। यहाँ कस्टमर्स इनके स्टोर पे जाकर अपनी पसंद की फिल्म्स रेंट पे लेते थे और जिसे एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद उन्हें वापस करना होता था। वैसे तो ब्लॉकबस्टर का कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल दुकान जैसा बेस था जहां सीडी और डीवीडी सेल होते थे, वो भी रेंट पे। 1997 के दौरान नेटफ्लिक्स डीवीडीज को एक रेड एनवेलप में भेजा करती थी जो कि काफी यूनिक लगती थी, पर असल बदलाव डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवा के बाद हुई। दुनिया भर में 190 से भी ज्यादा देशों में नेटफ्लिक्स के 260 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हैं।
सितंबर 1999 में कंपनी ने मंथली सब्सक्रिप्शन का मॉडल अडॉप्ट किया। 2007 में कंपनी ने वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो ऑन डिमांड की सीरीज तक स्टार्ट कर दी। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए ब्लॉकबस्टर एलसी ने $50 मिलियन का एक ऑफर नेटफ्लिक्स को दे डाला। ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहती थी और इसका नाम चेंज कर blockbuster.com रखना चाहती थी। बेसिकली ब्लॉकबस्टर खुद डीवीडी बिजनेस को संभालना चाहती थी और नेटफ्लिक्स के हिस्से ऑनलाइन काम की देख-रेख का प्रपोजल देना चाहती थी, पर नेटफ्लिक्स ने इस ऑफर को तुरंत ही रिजेक्ट कर डाला। जल्द ही साल 2000 आते आते नेटफ्लिक्स के 300,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बन बैठे। 2002 के एंड तक नेटफ्लिक्स ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर बना बैठे। नेटफ्लिक्स की सफलता का मुख्य कारण इसका कंटेंट है, जिसके लिए नेटफ्लिक्स ने न केवल लाइसेंस प्राप्त कंटेंट बल्कि खुद की अपनी ओरिजिनल कंटेंट को भी बनाना स्टार्ट किया। हाउस ऑफ कार्ड्स, जो कि 2013 में बनी थी, नेटफ्लिक्स की पहली ओरिजिनल शो थी जिसने कंपनी को एक नए लेवल तक पहुंचाया। स्ट्रेंजर थिंग्स, द क्राउन एंड लुकिंग फॉर अलास्का भी इनके काफी फेमस शोज हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इनके सीरीज और इनके प्लेटफॉर्म विजिट करें, इसके लिए इन्होंने कई देशों, इनफैक्ट कई लैंग्वेज में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। नेटफ्लिक्स ने वीडियो क्वालिटी पर भी ध्यान दिया, 4K HDR जैसी न्यू टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट किया। नेटफ्लिक्स की डेटा एनालिटिक्स एंड एल्गोरिदम कस्टमर्स को उनके पसंद के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रेजेंट करती थी, जिससे कस्टमर काफी अट्रैक्टेड थे। 2016 आते आते नेटफ्लिक्स ने 190 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी। नेटफ्लिक्स डिजिटल स्ट्रीमिंग के जरिए अपनी एक नई पहचान बनाई और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख डाला। एडवांस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकबस्टर टाइम रहते अपना नहीं पाई और हर दिन नेटफ्लिक्स की आसमान छूते हुई पॉपुलैरिटी ने फाइनली ब्लॉकबस्टर को हमेशा के लिए जुलाई 2010 में बंद कर दिया। साल 2000 तक आते आते नेटफ्लिक्स फिल्मों को ऑनलाइन दिखाना शुरू करना चाहती थी, लेकिन उन दिनों बैंडविड्थ बहुत ही महंगा हुआ करता था और डेटा स्पीड भी काफी कॉस्टली थी। सो नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स बॉक्स बनाने की सोची, जिसमें सब्सक्राइबर रात भर फिल्म को डाउनलोड कर सकते थे। परंतु यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज उन दिनों उतने पॉपुलर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बॉक्स लॉन्च करने का फैसला कैंसिल कर दिया। नेटफ्लिक्स ने यह पाया कि अच्छी वीडियो क्वालिटी न होने के बावजूद भी लोग स्ट्रीमिंग सर्विसेज ज्यादा लाइक करते थे, जिससे प्रभावित होकर नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज देने का फैसला किया, जिसे फाइनली 2007 में बहुत आसानी से पूरा किया गया। अब डीवीडी की जगह वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज दी जाने लगी। इंटरनेट की दुनिया भी काफी पॉपुलर हो रही थी, जिसके कारण लोग डीवीडी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर 2010 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्टार्ट की, जहां उन्होंने 3 तरह के प्लान स्टार्ट किए। सबसे अफोर्डेबल और सस्ता प्लान था सिंगल डिवाइस, जिसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो कि 480 पिक्सल्स क्वालिटी के साथ थी। दूसरा प्लान था 2 डिवाइस पर हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग और थर्ड प्लैटिनम टियर पे 4K क्वालिटी तक के 4 डिवाइस में एक साथ स्ट्रीमिंग सर्विसेज अवेलेबल हुआ करती थी। नेटफ्लिक्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी भी है जो कि हर क्लिक, हर व्यू को डेटा में बदलकर अपने यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट सजेस्ट करता है। नेटफ्लिक्स एक ऐसी सोच है जो कहती है, अगर आप समय से पहले बदलना सीख ले तो आप दुनिया बदल सकते हैं। 2016 में जब नेटफ्लिक्स इंडिया में लॉन्च हुआ, तब इंडियन ऑडियंस ज्यादा पैसे देकर इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार नहीं थी और इसी को बेस मानते हुए 2019 में नेटफ्लिक्स ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने भारत के मोबाइल कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए 199 पर मंथ की मोबाइल ओनली प्लान प्रेजेंट किया, जिसने एक काफी बड़ा बदलाव साबित किया, जो कि एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल तक साबित हुई। नेटफ्लिक्स ने खुद को इंडियन मार्केट के पैटर्न के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया। भारत एक भाषाओं का देश है और इसी समझ के साथ नेटफ्लिक्स ने रीजनल कंटेंट का एक मजबूत पोर्टफोलियो तक बना डाला। मलयालम थ्रिलर से लेकर तमिल रोमांटिक कॉमेडी तक नेटफ्लिक्स ने रीजनल कहानियों का सहारा लिया, जिससे सिर्फ नेटफ्लिक्स के यूजर बेस एक्सपैंड नहीं हुए, बल्कि लोकल क्रिएटर्स को भी एक ग्लोबल स्टेज, वैश्विक मंच मिला।
नेटफ्लिक्स ने न केवल इंडिया को एंटरटेन करने की सोची, बल्कि इंडियन वॉइसेस को एम्पावर करने की भी ठान ली। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, जो कि हर क्लिक, हर व्यू को डेटा में बदलकर अपने यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट सजेस्ट करती है। नेटफ्लिक्स एक ऐसी सोच है जो कहती है, अगर आप समय से पहले बदलना सीख ले तो आप दुनिया बदल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स, डोंट वेट फॉर द फ्यूचर, जस्ट स्ट्रीम इट। नेटफ्लिक्स यह सिखलाती है कैसे एक फ्रस्ट्रेशन को एक बड़े एम्पायर में बदला जा सकता है। डोंट जस्ट रेंट स्टोरीज, क्रिएट योर ओन ऑल्सो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।